हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो कॉल स्प्रेड। रेशियो कॉल स्प्रेड के बारे में हम आज के इस वीडियो में सभी चीजें वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन सभी चीजों को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे इसको लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। तो देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस स्ट्रेटजी को हम उस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर अपसाइड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो हम उस सिचुएशन में रेशियो कॉल स्प्रेड को क्रिएट करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने का फायदा क्या होता है कि हमें नुकसान जो होगा ना वो सिर्फ एक ही केस में होगा कि अगर मार्केट के अंदर एक शार्प अपसाइड मूव आ जाए और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए। अदरवाइज हमें अगर मार्केट रेंज बाउंड रही तब भी प्रॉफिट, अगर मार्केट सेलिंग दिखाती है तब भी प्रॉफिट, और अगर मार्केट थोड़ी बहुत बाइंग दिखाती है रेजिस्टेंस लेवल तक की तब भी हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम देखें तो हमने अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी थी उन सब में हमने क्या देखा था कि हम एक डायरेक्शन को ट्रेड कर रहे हैं कि या तो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपसाइड मूव को कैच करने के लिए, या तो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं डाउनसाइड मूव को कैच करने के लिए, या फिर हम रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन रेशियो कॉल स्प्रेड के अंदर हमें तीनों ही टाइप्स की मूव का बेनिफिट एक सिंगल स्ट्रेटजी के अंदर मिल जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। हम इस स्ट्रेटजी को उस सिचुएशन में क्रिएट करेंगे जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर है, तब हम रेशियो कॉल स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। अगर मैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसका इकलौता और एक जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि हमें इस सिंगल स्ट्रेटजी के अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स की डायरेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है, तीन डिफरेंट टाइप्स की डायरेक्शंस को ट्रेड करने का बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो भी हमें बेनिफिट, तो भी हमें प्रॉफिट, अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो भी हमें प्रॉफिट, और अगर मार्केट के अंदर हल्की फुल्की अपसाइड मूव भी आती है रेजिस्टेंस लेवल तक की तब भी हमें प्रॉफिट होगा। लॉस हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन में होगा कि अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है और अपसाइड में एक शार्प मूव देखने को मिल जाती है, बस। अब अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं तो जो इसका पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर मार्केट के अंदर हमें एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड लॉस देखने को मिल सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को जो क्रिएट करो वो स्टॉप लॉस के साथ क्रिएट करो। दूसरा जो इसके अंदर ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर जब लॉस होगा ना तो वो अनलिमिटेड होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो लॉस है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है। तो दूसरा ड्रॉबैक तो हमारा हुआ ये। और तीसरा ड्रॉबैक इसके अंदर ये है कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में जो हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट लगती है, जो हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू वो सभी स्ट्रेटजीज जो कि हमने अभी तक डिस्कस करी है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब हम ये देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे थ्योरेटिकली, देन हम उसके बाद इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रही होगी। अब हम इस स्ट्रेटजी को जो क्रिएट करेंगे वो 3 लेग में क्रिएट करेंगे, और ये जो पूरी स्ट्रेटजी क्रिएट होगी ये कंप्लीटली कॉल ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी। अब जो हम 3 लेग में यानी कि 3 स्ट्राइक्स को जो हम इसमें ट्रेड करेंगे वो हमारी कौन सी स्ट्राइक्स होंगी और किसको हम बाय करेंगे, किसको हम सेल करेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो जो सबसे पहले हम करेंगे वो हम करेंगे एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसको हम करेंगे बाय, और ये होगा हमारा एक लॉट के साथ। और उसके बाद जो आउट द मनी की हमारी कॉल ऑप्शन होगी उसको हम करेंगे सेल, और ये हम करेंगे 2 लॉट सेल। तो जब हम एट द मनी की एक लॉट बाय करके आउट द मनी की 2 लॉट सेल कर देंगे तो हमारी रेशियो कॉल स्प्रेड क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम इस स्ट्रेटजी के अंदर इन कॉल्स का रेशियो देखें तो वो हमें 1:2 देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने एक लॉट बाय करा है और 2 लॉट सेल करी है। तो इसलिए 1:2 के रेशियो में हमने इस रेशियो कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को क्रिएट करा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं हर बार की तरह। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड कर रहे हैं 51,000 के लेवल पे। तो ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। तो हमने क्या करा, 51,000 एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट कर लिया बाय, और मान के चलते कि ये हमने बाय कर लिया 100 रुपए की प्रीमियम पे,
और फिर हमने 500 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 51,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसके हमने 2 लॉट कर दिए सेल, और ये मान के चलते कि हमने 75 रुपए पर लॉट यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपए में हमने 2 लॉट सेल कर दिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें इस स्ट्रेटजी को बनाने में नेट प्रीमियम रिसीव हुई है या पे करनी पड़ी है, तो हम देखें तो यहाँ पे हमें 50 रुपए की नेट प्रीमियम रिसीव हुई है। वो कैसे? क्योंकि 100 रुपए में हमने ऑप्शन खरीदी जो कि हो गई हमारे लिए कॉस्ट, और 150 रुपए में हमने इसको बेचा है जो कि हो गई हमारे लिए इनकम। तो जब हम 150 की इनकम में से 100 की कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे सामने 50 रुपए की नेट प्रीमियम रिसीव निकल कर आ जाएगी कि हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में 50 रुपए की प्रीमियम रिसीव हुई है, हमने पे नहीं करी है। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये मेनली तो क्रेडिट स्ट्रेटजी ही होती है, जो कि हमें इस एग्जांपल के अंदर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि हमें प्रीमियम रिसीव हो रही है इसको बनाने पे। लेकिन इस स्ट्रेटजी को डेबिट स्ट्रेटजी के तौर पे भी बनाया जा सकता है, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इस स्ट्रेटजी को बनाने के तरीके पे। हमने ये जो एट द मनी और आउट द मनी के बीच का डिफरेंस लिया है 500 पॉइंट का, अगर हम इस 500 पॉइंट के डिफरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ये ही क्रेडिट स्ट्रेटजी हमारी डेबिट स्ट्रेटजी बन जाएगी। अगर मैं इस 500 पॉइंट के डिफरेंस को बढ़ा के 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस कर देता हूं तो फिर ये जो क्रेडिट स्ट्रेटजी मुझे देखने को मिल रही है ये डेबिट स्ट्रेटजी बन जाएगी, और फिर मुझे नेट प्रीमियम रिसीव नहीं होगी, मुझे प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। तो हम इस स्ट्रेटजी के अंदर एट द मनी और आउट द मनी के बीच के डिफरेंस को बढ़ाकर इस स्ट्रेटजी को क्रेडिट स्ट्रेटजी से डेबिट स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि आप इस स्ट्रेटजी को एज अ क्रेडिट स्ट्रेटजी क्रिएट करो, ना कि एज अ डेबिट स्ट्रेटजी। अब ये तो हमने थ्योरेटिकली बात करी, अब हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। अब हम सिंपली बिल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर निफ्टी की जगह हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा 50,974 रुपए 25, यानी कि अगर हम राउंड लेवल देखें तो हमें 51,000 का लेवल देखने को मिलेगा एट द मनी का लेवल या स्पॉट लेवल। तो 51,000 के लेवल को ही हम एट द मनी का लेवल मानते हैं। और थ्योरेटिकल एग्जांपल में हमने जो 2 स्ट्राइक्स ली थी 51,000 और 51,500, उसी को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी कैरी करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर फ्यूचर्स की जगह ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी हमारी 30 जनवरी 2025 ही रहेगी। अब सबसे पहले हम 51,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको करेंगे बाय। तो हमने क्या करा, 51,000 की कॉल ऑप्शन का 1 लॉट बाय कर दिया। देन उसके बाद हम 500 पॉइंट आउट द मनी 51,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसके 2 लॉट करेंगे हम सेल। तो ये हमने सेल कर दिया। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इस पूरी स्ट्रेटजी की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी विद पे ऑफ चार्ट। अब हम इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमने 51,000 की कॉल ऑप्शन बाय करी है ये हमारी 1,004 रुपए पे बाय हुई है, और 51,500 की जो कॉल ऑप्शन हमने सेल करी है ये 748 रुपए 35 पैसे पे सेल हुई है। 1 लॉट मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमें 2 लॉट की प्रीमियम निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से तो ये हमारा बाय और सेल हुआ। अब अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो हमें जो मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हमें 14,890 का देखने को मिलेगा, यानी कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 14,890 तक का प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। भले ही मार्केट कितनी भी रेंज बाउंड रहे, कितनी ही गिर जाए या कुछ भी हो जाए, हमें मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी में इस एग्जाम्पल के अंदर 14,890 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर हम उसी के ठीक नीचे लॉस देखें तो हमें जो यहाँ पे मैक्स लॉस देखने को मिलेगा वो हमें अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, यानी कि अनलिमिटेड देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को इसके ड्रॉबैक के अंदर भी बताया था कि इसके अंदर जो हमारा लॉस होता है वो अनलिमिटेड लॉस होता है। और उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम इस स्ट्रेटजी को 3 लेग में क्रिएट करेंगे। अब अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम 1 लॉट एट द मनी का बाय करेंगे और 2 लॉट आउट द मनी के सेल करेंगे। अब इसमें हुआ क्या, जो हमने 1 लॉट बाय करा है उसके अगेंस्ट में 1 लॉट सेल हो गया तो ये तो हेज हो गई, लेकिन जो हमने एक ऑप्शन नेकेड सेल करी है उसकी वजह से यहां पर अनलिमिटेड लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हमें मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला तो हमें अनलिमिटेड लॉस देखने को मिल जाता है। और वो यही रीजन है क्योंकि एक नेकेड ऑप्शन हम सेल करके बैठे हुए जिसके अगेंस्ट में कोई हेज नहीं है। अब अगर हम उसी का ठीक नीचे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो हमें NA देखने को मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है वो NA ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक अमाउंट ऑफ रिस्क और एक अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड होना चाहिए। यहाँ रिवॉर्ड तो है लेकिन रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा।
ब्रेक इवन लेवल अगर हम देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा 52,492 का, यानी कि 52,492 का लेवल वो लेवल है हमारा जहां पर कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। उसके नीचे नीचे प्रॉफिट और उसके ऊपर हमें अनलिमिटेड लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो 52,492 का लेवल यहां पर इस एग्जांपल में हमारा है ब्रेक इवन लेवल। अब हम लास्ट में देखें तो हमें देखने को मिलेगा एस्टिमेटेड मार्जिन या फिर प्रीमियम, जो कि 1,12,679, यानी कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में जो हमें कैपिटल लगेगी वो हमें 1,12,679 की कैपिटल लगेगी। जबकि अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं उन सब में एक लॉट के साथ स्ट्रेटजी बिल्ड करने में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40,000 लगता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें 1,12,000 के समथिंग की अमाउंट लगेगी इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में। और उसका भी रीजन एक ही है, क्योंकि हम एक ऑप्शन को नेकेड सेल करके बैठे हुए हैं इसलिए। अब अगर हम नीचे आए तो हमें पे ऑफ चार्ट भी देखने को मिल जाएगा इसका। अब अगर हम इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो यहां पर ये जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर रेड और ग्रीन जोन दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल, जो कि हमारा 52,492 का लेवल, जहां पर कि हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। इसके ऊपर का ये जो पूरा हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है ये है हमारा लॉस वाला एरिया जहां पर कि हमें लॉस होगा। और ये जो हमें ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये है हमारा प्रॉफिट जोन जहां पर कि हमें प्रॉफिट होगा, जो कि 52,492 के ब्रेक इवन लेवल से नीचे का लेवल है। अब यहां पर ये जो आप लोगों को ट्राइंगल देखने को मिल रहा है और इस ट्राइंगल का ये जो हमें पीक देखने को मिल रहा है, ये पीक कौन सा लेवल है? ये है हमारा 51,500 का लेवल, यानी कि वो स्ट्राइक जो कि हमने सेल करी थी। ये वो लेवल है जहां पर कि हमें मैक्स प्रॉफिट होगा अपना 14,890 का। इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस भी स्ट्राइक को हम सेल करेंगे उस स्ट्राइक पर हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स प्रॉफिट होगा, उससे नीचे भी हमें कम प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर भी कम प्रॉफिट होगा। जिस स्ट्राइक को हम सेल करेंगे सिर्फ उसी स्ट्राइक पर आने के बाद हमें मैक्स प्रॉफिट होगा रेशियो कॉल स्प्रेड के अंदर, जो कि इस एग्जांपल के अंदर 51,500 की स्ट्राइक है जिसको कि हमने सेल करा है। तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट के अंदर रेशियो कॉल स्प्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि हम इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि हायर लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो और उसके ब्रेक होने के चांसेस कम हो, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लो कि जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हो उसमें अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जो कि ब्रेक ना हो पाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने वो ये है कि ये जो आप दो स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करोगे जो कि एट द मनी और आउट द मनी की होगी, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप ज्यादा बड़ा ना रखो। अगर आप इस स्ट्रेटजी के अंदर इन दोनों प्राइस के बीच के डिफरेंस को कम रखोगे तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए क्रेडिट स्ट्रेटजी बनी रहेगी। अगर आप इसका डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये आपकी डेबिट स्ट्रेटजी बन जाएगी, जिसका इकलौता और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप इसको क्रेडिट स्ट्रेटजी के बजाय डेबिट स्ट्रेटजी बना देते हो डिफरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा के, तो होगा क्या, यहाँ पर आपके एक की बजाय दो ब्रेक इवन लेवल क्रिएट हो जाएंगे, एक डाउन साइड में एक अप साइड में, जिसकी वजह से अगर मार्केट गिरी तब भी आपको नुकसान और अगर बढ़ी तब भी आपको नुकसान। आपको प्रॉफिट फिर तभी होगा जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, एक रेंज में रहेगी। जबकि अगर आप इसको क्रेडिट स्ट्रेटजी की तरह क्रिएट करोगे तो फिर आप लोगों को नुकसान एक ही सिचुएशन में हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है और अपसाइड में एक शार्प मूव आ जाती है तो। अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरेगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट बढ़ेगी रेजिस्टेंस लेवल तक तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त जो बाइंग वाली ऑप्शन और जो सेलिंग वाली ऑप्शन के बीच में रेशियो का जो डिफरेंस है वो रेशियो का डिफरेंस आपका बैलेंस रहना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाइंग तो एक लॉट कर रहे हो लेकिन सेल आपने 5 लॉट कर दिए, यानी कि 1:5 का रेशियो बैठ गया। इससे होगा क्या, अगर आप बाइंग के सामने ज्यादा लॉट सेल कर दोगे तो जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नेकेड ऑप्शंस जो आपने सेल करी है उनका क्वांटिटी, उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को जो बाइंग और सेलिंग वाली ऑप्शन के बीच जो रेशियो है उसको बैलेंस रखना है। चौथा पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोग जिस स्ट्राइक को सेल करोगे वो आपको रैंडम बेसिस पे कोई भी स्ट्राइक नहीं सिलेक्ट कर लेनी है, आपको प्रॉपर एनालाइज करना है कि किस लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने रैंडम बेसिस पे कोई भी स्ट्राइक को सेल कर दिया और अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर आप लोगों को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, अगर आपने स्टॉप लॉस भी फॉलो ना किया होगा तो
तो इसलिए आप लोगों को प्रॉपर एनालाइज करके एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा हो और उसके ब्रेक होने के चांसेस भी ना के बराबर हो। पांचवा पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोगों को इसको उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है इस स्ट्रेटजी को जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो, क्योंकि अगर लिक्विडिटी इनफ नहीं हुई तो जब आप बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो वो प्लेस नहीं होंगे क्योंकि सामने कोई बायर सेलर अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ना तो आप राइट टाइम और राइट प्राइस पर एंट्री कर पाओगे ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग ये इंश्योर कर लेना कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करो उसमें लिक्विडिटी इनफ हो। और जो छठा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो स्ट्राइक प्राइसेस आप ट्रेड करोगे ये सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।